हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कंपोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन, और अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से उसे डिस्प्लेस करके खुद उसका जगह ले लेता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या था डिस्प्लेसमेंट? देखिए, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को डिस्प्लेस करना, जगह से हटा देना। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, अगर आपके पास पहले से कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में कोई एक ऐसा मेटल है जो कम रिएक्टिव है, और आपने उसमें एक ऐसा मेटल डाल दिया जो उससे ज्यादा रिएक्टिव था, तो वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव को हटा देगा और खुद उसका जगह ले लेगा। जैसे आप समझो कि मान लो कि चुन्नू है, अब चुन्नू बैठा हुआ है कुर्सी लगा के एकदम मस्त मोबाइल चला रहा है, उसके पापा आ जाएंगे, पापा ज्यादा रिएक्टिव, तो चुन्नू क्या करेगा, जगह खाली करेगा ना पापा के लिए, पापा आप बैठ जाइए, नहीं खड़ा होगा पापा थप्पड़ मार के उठा देंगे, नहीं तो जगह खाली किया ना वो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि कम रिएक्टिव को हटा करके ज्यादा रिएक्टिव क्या कर लेता है, और उसका जगह ले लेता है। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफिनीशन आपके नोट में लिखा हुआ है, समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए मैं सुन के, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेज अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से उसे डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा होता कब है, जब कम रिएक्टिव एलिमेंट के किसी सॉल्यूशन में या कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ आप ज्यादा रिएक्टिव को डालते हो। किसको डालते हो, ज्यादा रिएक्टिव को डालते हो। जैसे अगर आप देखो यहां पर आपके पास मान लीजिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब समझ गए ना, पानी मिला हुआ, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ। H2SO4 का आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का, इसको आप ये नाम लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं नाम लिखना भूल भी जाऊं तो आप लिख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन, AQ मतलब बाबू इसमें पानी मिला हुआ है। कई जगह आप देखोगे यहां पर AQ के जगह पर ऐसे लिखा रहेगा, मैं यहां दिखा दूं H2SO4 और ऐसे यहां पर लिखा होगा DIL, तो घबराइएगा मत। DIL मतलब हुआ डाइल्यूटेड, DIL मतलब क्या हुआ, डाइल्यूटेड मतलब पानी मिला हुआ। तो चाहे AQ लिखा रहे या DIL लिखा रहे, मतलब सेम ही है। एसिड में, एसिड जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड दो तरह के एसिड होते हैं। डाइल्यूटेड मतलब पानी मिला हुआ और कंसंट्रेटेड मतलब मिनिमम पानी। तो यहां मैं एक्वस लिख रहा हूं मतलब पानी मिला हुआ, डाइल्यूटेड मतलब भी पानी लिखा हुआ, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन था, इसमें आपने क्या कर दिया, आपने जिंक डाल दिया। जिंक सॉलिड होता है, आपने एक जिंक, आप ग्रे कलर का सॉलिड होता है जिंक, आपने जिंक डाल दिया, और जो ही आप जिंक डालोगे तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके जगह से भगा देगा, यानी H2 को हटा के खुद उसका जगह ले लेगा, यानी ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट। एक्वस क्या बन गया, जिंक सल्फेट, इसे कहते हैं जिंक सल्फेट। नाम याद रखिएगा SO4, वैसे मैंने 9th में आपको बहुत बेहतर ढंग से सिखाया था, नाम लिखना, फॉर्मूला निकालना, सारी चीजें, आई होप आपको याद होगा। तो वो क्या हुआ, हाँ, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर चला जाएगा। ये एरो साइन मैं लगा सकता हूं, या चाहो तो मैं जहां जी भी लिख सकता हूं। तो देखिए क्या हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन है चुन्नू, जिंक है चुन्नू के पापा, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, आके हटा दिया उसको। आया समझ में? तो ज्यादा रिएक्टिव जब कम रिएक्टिव में डाला जाता है तो ज्यादा रिएक्टिव हटा के कम रिएक्टिव का क्या कर लेता है, जगह ले लेता है। आई होप आपको समझ में आया है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, इसे क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट। आपने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर दिया, मैग्नीशियम डाल दिया, मैग्नीशियम सॉलिड, आपने मैग्नीशियम डाल दिया, तो क्या होगा, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, MgSO4 बन जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, सॉरी
मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट भी एक साल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन, और प्लस क्या होगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब देखो यहां मैंने देख नीचे एरो लगाया, नीचे एरो लगाने का मतलब क्या है, ये प्रिसिपिटेट बन के बैठ जाएगा। मैं यहां चाहता तो पीपीटी लिख सकता था या सॉलिड लिख सकता था, मैं यहां सॉलिड लिखता, पीपीटी लिखता या डाउन एरो लगाया, सबका मतलब एक ही है। अगर मैं ये लिख रहा हूं कॉपर सॉलिड, मतलब कॉपर सॉलिड बन गया, तो अगर सॉल्यूशन से सॉलिड बना तो मतलब नीचे में बैठेगा ना। या मैं लिख सकता हूं कॉपर पीपीटी, अगर मैंने पीपीटी लिखा मतलब प्रिसिपिटेट बन गया, वही बात। या नहीं तो मैं ये कॉपर और यहां पर मैंने लिखा कॉपर, ये सभी का मतलब एक ही है। चाहे आप CuS लिखो, Cu पीपीटी लिखो या Cu डाउन एरो सैन लिखो, सब प्रिसिपिटेट ही दिखा रहा है। तो कॉपर क्या हो गया, नीचे बैठ गया। क्यों नीचे बैठ गया, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से निकाला और खुद उसका जगह लेके मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म कर दिया। तो जब भी कोई आपके पास एक मेटल का कंपाउंड हो या कोई भी कंपाउंड हो जिसमें एक एलिमेंट पहले से है लेकिन वो एलिमेंट कम रिएक्टिव है और आप उसको ज्यादा रिएक्टिव दोगे, देखो होता क्या है इसमें, सीधी सी बात है। सबसे बड़ी बात है कि रिएक्शन होता क्यों। एक मिनट के लिए सोचिए कि रिएक्शन होता क्यों। रिएक्शन होता है स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वो रिएक्शन करता है, सीधी सी बात है, समझ गए। अब मान लीजिए कि यहां पर सल्फेट था, सल्फेट कॉपर के साथ बाइंड था, मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम ने कहा कि कॉपर तुमको जितना बेटर बॉन्ड दे रहा है ना, उससे बेटर बॉन्ड हम देंगे। मान लो कि दोनों अभी किसके में दोस्ती था, कॉपर सल्फेट में दोस्ती था, कॉपर में और सल्फेट में, कॉपर आयन सल्फेट आयन, कॉपर आयन, और इसको अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। याद होगा आपको, मैंने एटम्स मॉलिक्यूल्स में डिटेल्स में पढ़ाया था आपको, ये Cu2 प्लस है, ये SO4 2 माइनस है। तो कॉपर सल्फेट दोनों साथ में था, बड़ा अच्छा था, दोनों में दोस्ती था। कॉपर डेली एल्पेनली भी खिलाता था सल्फेट को। मैग्नीशियम आया, वो बोला कि रे हम तुमको डेयरी मिल्क खिलाएंगे। सल्फेट ने कहा बहुत अच्छा भाई, डेयरी मिल्क खाएंगे, एल्पेनली भी कौन खाएगा। उसने कॉपर को लात मार के हटा दिया और डेयरी मिल्क खाने चल दिया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। सोडियम डाल दोगे ना इसमें, सोडियम मैग्नीशियम को भगा देगा। सोडियम कहेगा हम रसगुल्ला खिलाएंगे सुधा वाला, मैग्नीशियम भाग जाए, मैग्नीशियम को भगा देगा। यानी जो ज्यादा बेटर बॉन्ड ऑफर करेगा उसके साथ चल देगा सल्फेट। यानी मतलब क्या है कि ज्यादा रिएक्टिव ज्यादा बेटर बॉन्ड देता है, ज्यादा बेटर बॉन्ड देता है तो वो तो उसके साथ चल देता है, ऐसा समझ में। तो ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसका जगह ले लेता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ज्यादा स्टेबल बनाता है। आया समझ में। अब एल्पेनली पे मत चले जाना, यहां पे ध्यान देना, समझ गए बात। तो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद उसका जगह ले लिया। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा अब आप सोचो कि लेस रिएक्टिव के कंपाउंड में अगर मोर रिएक्टिव डाला तो मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को कर दिया डिस्प्लेस। लेकिन आप ऐसा समझो कि मोर रिएक्टिव का कंपाउंड है, आप उसमें लेस रिएक्टिव डाल रहे। कहने का मतलब यह है कि मैग्नीशियम सल्फेट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि मैग्नीशियम सल्फेट में डबल डिस्प्लेसमेंट वो अलग है, उस पर मैं बताऊंगा बाद में। यहां पे देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 और आप उसमें क्या कर रहे हो ना, आप उसमें कॉपर डाल रहे हो, आप उसमें क्या डाल रहे हो, कॉपर। तो क्या रिएक्शन होगा, आंसर है रिएक्शन होगा ही नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो पहले से डेयरी मिल्क खिला रहा है ना, तो एल्पेनली पे खाने क्यों जाए, समझ रहे हो ना। ज्यादा रिएक्टिव के साथ ही ऑलरेडी है। पापा पहले से कुर्सी पे बैठे हुए चुन्नू अब आया तो क्या चुन्नू के पापा बोलेंगे बेटा तो बहुत बड़ा हो गया कुर्सी पे बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी होगा भाई। तो अगर मोल रिएक्टिव का कंपाउंड पहले से ही है, उसमें अगर आप लेस रिएक्टिव डालोगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन कब होगा, जब लेस रिएक्टिव का कंपाउंड होगा और उसमें आप मोर रिएक्टिव डालोगे, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आया ना। और याद रखना एक और पॉइंट, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दुनिया में, सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इग्जोथर्मिक हैं। इग्जोथर्मिक यानी सभी में से क्या होता है, सभी में से क्या होता है, हीट निकलता है, हीट निकलता है, इग्जोथर्मिक होता है, ये याद रखिएगा। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर इग्जोथर्मिक इन नेचर, यानी कि उसमें से निकलता है। तो अब देखिए इन सारी बातों को सुनने के बाद हमें यह समझ में आया कि रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए कि कौन कितना रिएक्टिव है।
ये तो पता होनी चाहिए ना कि कौन कितना रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी से ही तो सारा खेल है। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव को हटा देगा, कम रिएक्टिव है तो ज्यादा रिएक्टिव को हटा नहीं पाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कितना रिएक्टिव है। तो देखिए नोट में एक चार्ट दिया गया है रिएक्टिविटी सीरीज का कि कौन कितना रिएक्टिव है, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। वो चार्ट आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मैं एक शॉर्ट में यहां पर मैं बोल दूं आपको, फिर नोट में लिखा हुआ है देख लीजिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटासियम। पोटासियम से कम सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर उसके बाद पैलेडियम, फिर प्लेटिनम और सबसे कम में गोल्ड। ये सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा कौन, पोटासियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम फेरस यानी कि आयरन, उससे कम लेड, उससे कम हाइड्रोजन। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर हाइड्रोजन को क्यों लाए, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, ये तो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। तो देखो बाबू, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देख चुके ना ये चीज, यही तो कंफ्यूजन हो गया था कि इसको कहां रखे, तो इसीलिए इसमें है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम कौन, कॉपर, कॉपर से कम मरकरी, मरकरी से कम सिल्वर, सिल्वर से कम पैलेडियम, पैलेडियम से भी कम प्लेटिनम और प्लेटिनम से भी कम कौन, गोल्ड। यानी सबसे कम रिएक्टिव कौन, गोल्ड। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन, कौन, पोटासियम। याद रखिएगा इसको, समझ गए। तो ये सीक्वेंस है, यानी कि किसी भी मेटल का कंपाउंड हो, अगर पोटासियम डालोगे वो सबको हटा देगा, वो सबके पापा है, सबको हटा देगा। चल 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 खाली कर, वो सबको डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम सबको कर देगा, लेकिन किसको नहीं कर पाएगा, पोटासियम को नहीं कर पाएगा। कैल्शियम सबको कर देगा, लेकिन पोटासियम सोडियम को नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम सबको कर देगा, लेकिन पोटासियम सोडियम कैल्शियम को नहीं कर पाएगा। समझ गया ना बात, यानी नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होता है नेचर में। और रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आया, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम लोग देखेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए वो डिस्प्लेसमेंट था, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, अब हम देखें डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो रिएक्टेंट है, वो दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के दौरान होता क्या है, वो अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा, सब आयनिक कंपाउंड, देखिए ये जितने भी रिएक्शंस आप देख रहे हो ना भी, सब आयनिक कंपाउंड वाला रिएक्शन है बाबू। आपको याद है ना कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये जितने भी रिएक्शन मैं देख रहा हूं, अभी आपने देखा कॉम्बिनेशन देखा, या फिर आपने डिकम्पोजिशन देखा, या फिर आपने डिस्प्लेसमेंट देखा, अब आप डबल डिस्प्लेसमेंट देखोगे, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखोगे। ये सारे के सारे रिएक्शन किसके हैं, आयनिक कंपाउंड के हैं। इसमें देख रहे हो सब में मेटल आ रहा है, जनरली मेटल आ रहा है। मेटल आने का मतलब ये क्या होगा, आयनिक होगा। मैंने बताया था ना, कोवैलेंट कौन बनाता है, नॉन मेटल्स बनाते हैं। मेटल दिखते ही समझ जाना है कि कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। और कोवैलेंट, अब आप कहोगे सर सब आयनिक ही पढ़ा रहे हो तो कोवैलेंट कब पढ़ेंगे, उसके लिए केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका रिएक्शन कैसे होता है, नहीं होता है, क्या होता है, सारा कुछ के लिए केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारे के सारे किसके, आयनिक के वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप, समझ गए ना। हाँ तो चलिए ठीक है, तो अगर आयनिक है तो आयंस तो होगा ही होगा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट हो, दोनों रिएक्ट करे और रिएक्शन के दौरान हो क्या, दोनों अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर ले। एक्सचेंज मतलब ये कहेगा तुम ले लो, वो कहेगा तुम अपना दे दो। यानी मान लो कि दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, मान लो कि चुन्नू है, चुन्नी है, चुन्नी दोनों है, तो चुन्नू क्या करेगा, अपना आयन चुन्नी को दे देगा और चुन्नी से उसका आयन खुद ले लेगा। अरे आया समझ में, तो ये अपना आयन उसे दे देगा और उसका आयन खुद ले लेगा। तो यहां क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ। और जब आयन का एक्सचेंज हो
तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, या रेडिकल्स वर्ड भी यूज किया जाता है। आपको पता है जब मॉलिक्यूल पे चार्ज लगता है तो वो रेडिकल्स कहलाता है, और एलिमेंट पे चार्ज लगता है तो आयन कहलाता है। आपको समझ में आया? एटम पे चार्ज लगता है तो आयन, और मॉलिक्यूल पे चार्ज लगता है तो रेडिकल्स। तो वैसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में आयंस या रेडिकल्स एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूं, क्या है आपके नोट में लिखा हुआ कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस और रेडिकल्स टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि HCl है, यू नो HCl? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब तो याद होना चाहिए बुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां है? पानी में घुला हुआ है, या यहां पर आप डाइल्यूटेड भी लिख सकते थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, DIL लिख दीजिए, मेन मतलब सेम ही होगा। तो HCl अब प्लस आपने ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये क्या है बुआ? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? इसका भी एक्वस सॉल्यूशन। और जब इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है? साल्ट। आप जानते हो सोडियम क्लोराइड, इसका तो डिफिनीशन, इसका तो आपको नाम याद होगा, सोडियम क्लोराइड। और प्लस मिलेगा आपको वाटर, सॉरी उधर दिखेगा नहीं आपको तो मैं यहां लिख देता हूं। प्लस आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, वाटर लिक्विड। प्लस आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो जरा गौर से देखिए इस रिएक्शन को। HCl ने रिएक्ट किया किसके साथ? NaOH के साथ। मिला क्या? NaCl, और प्लस क्या मिला? वाटर मिला। जरा ध्यान से देखो, अब जरूर देखो इस HCl में क्या था। इस HCl को अगर आप तोड़ोगे तो इसमें H प्लस था और Cl माइनस था ना। और इसके पास क्या था? इसके पास Na प्लस था और इसके पास OH माइनस था, ये आयंस था। अब देखो क्या हुआ, इसने ये Cl चला गया किसके पास? Na के पास, और ये OH आ गया किसके पास? हाइड्रोजन के पास। देख रहे हो आयंस एक्सचेंज कर रहा है ना। Cl माइनस किसे मिल गया? Na को, एक्सचेंज हो गया। और OH माइनस किसे मिल गया? हाइड्रोजन को। ये OH माइनस और ये H प्लस मिल करके H2O बनाया, और ये Na प्लस और ये Cl माइनस मिलके NaCl बनाया। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? आयंस एक्सचेंज हुए। आयंस क्या हुए? एक्सचेंज हुए। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं? आयंस या रेडिकल्स एक्सचेंज होते हैं, क्या कहलाते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। तो यहां पर आयंस या ये एक्सचेंज हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, आपको बेटर फील आएगा। घबराइए मत, जब तक समझ में नहीं आएगा समझाया जाएगा। एकदम इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम लाइटली मूड में देखो, समझ में आ जाएगा। अरे आयंस एक्सचेंज हो, डबल डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे, डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बात? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपर सल्फेट आपको पता है, मैंने पिछले लिखा था, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। कॉपर सल्फेट प्लस आपने इसमें डाला H2S, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको सर ये H2S क्या है? ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। वैसे आप नाम चाहो तो लिख सकते हो, मैंने सिखाया है नाम लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिवाइज कर लीजिए उसको, उल्टा के काम आएगा वो। मैंने जो पूरा चार्ट लिखवाया था आपको, सारे इंपॉर्टेंट आयंस का चार्ट था, और उसमें आपको नाम लिखना सिखाया था, कैसे फॉर्मूला बनता है। तो एस को मैंने बताया था ना, सल्फाइड होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये रिएक्ट किया तो आपको मिलेगा कॉपर सल्फाइड CuS का एक्वस सॉल्यूशन, प्लस H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? कॉपर सल्फाइड सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड कॉपर सल्फाइड का सॉलिड, और आपको मिल जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। जरा इसको ध्यान से देखिए, अब मैं दिखाता हूं।
यहां क्या था, Cu2+ था और SO4 2- था, आयंस थे यहां पर। इसमें क्या था, हाइड्रोजन प्लस था और सल्फर 2- था। क्या हुआ देखिए, अब किसके साथ चला गया, पहले कॉपर के साथ कौन था, सल्फेट, अब कॉपर के साथ कौन है, सल्फाइड। अरे है ना, इसको कहते हैं कॉपर सल्फाइड, इसको कहते हैं कॉपर सल्फाइड, याद रखिएगा, सॉलिड है। तो पहले कॉपर के साथ कौन था, सल्फेट, यानी SO4 था, अब कॉपर के साथ क्या है, S है। ये S पहले किसके साथ था, H2 के साथ था, यानी इसका S इसको मिल गया और इसका SO4 इसे मिल गया, आयंस एक्सचेंज हो गए। तो कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये SO4 हाइड्रोजन को मिला और ये H2- कॉपर को मिला, देखिए, और आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो जब आयंस एक्सचेंज होंगे तो क्या कहलाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस या रेडिकल्स एक्सचेंज होते हैं, एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, चुन्नू चुन्नी, चुन्नू ने अपना आयन चुन्नी को दिया, चुन्नी ने अपना आयन चुन्नू को दिया, दोनों नए नए बन गए। अरे आया समझ में बुआ, तो आ गया। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए, एग्जांपल्स लिखते चलिए। आपको पता है कि नोट में एग्जांपल नहीं है, ये आपको फॉर्मूला डिफिनीशन सारा लिखना है नोट से और सारा एग्जांपल लिखना है बोर्ड से, ये तो है ही। तो बिना लेक्चर देखे, लेक्चर तो कंटिन्यूअस देखना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं आगे और अब हमें देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाते हैं 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रिसिपिटेट बनेगा। सेकेंड इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। precipitation reaction, neutralization reaction and gas formation reaction, these are the 3 types of double displacement reaction। अब हमें बारी बारी से देखना है कि तीनों क्या है। तो देखिए नोट में लिखा हुआ है कि there are 3 types of double displacement reaction। first is precipitation reaction, second is neutralization reaction and third is gas formation reaction। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सबसे पहले हम पहला टाइप को देखेंगे जो कि है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन चलिए बात करते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 एक्वस सॉल्यूशन या 2 सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट और आयन से एक्सचेंज करते हैं, ये तो करेंगे ही। अरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है ना, तो आयन तो एक्सचेंज होगा ही। तो 2 अलग अलग कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करता है, 2 प्रोडक्ट बनाता है आयन एक्सचेंज करने के बाद, जिसमें से एक प्रोडक्ट प्रिसिपिटेट होता है। यानी एक प्रोडक्ट ऐसा सॉलिड होता है जो इनसॉल्युबल होता है, तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। तो वो कौन सा रिएक्शन हो गया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आया समझ में, पहले समझ लीजिए। देखिए प्रिसिपिटेशन नाम से ही पता चला है कि प्रिसिपिटेट बनेगा। कैसे बनेगा प्रिसिपिटेट, तो 2 एक्वस सॉल्यूशन लोगे, दोनों एक्वस सॉल्यूशन था, आपने दोनों को किया मिक्स, आपने दोनों को क्या किया, मिक्स करने के बाद दोनों ने क्या किया, आयंस एक्सचेंज किए, और आयन एक्सचेंज करने के बाद एक क्या हो गया, सॉलिड बन गया, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी ऐसा सॉलिड जो सॉल्यूशन में घुलेगा नहीं। तो घुलेगा नहीं तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठेगा मतलब क्या हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया। जो ही अलग हुआ तो क्या हुआ, प्रिसिपिटेट हो गया, और प्रिसिपिटेट मतलब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अभी आपने तुरंत देखा कि जब आपने कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करवाया, अभी मैंने एग्जांपल जो दिखाया आपको, तो उसमें कॉपर सल्फाइड क्या हो गया था, सॉलिड बन गया था ना, वो प्रिसिपिटेट बन गया था ना। किसका एग्जांपल था वो, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल था। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का, या वो मैं वही दिखा देता हूं, क्या है ज्यादा याद रखोगे, उसी को याद रखो। अभी मैंने तुरंत लिखा था कि कॉपर सल्फेट ले लो CuSO4 और प्लस आप ये क्या था, एक्वस था, और आपने इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी क्या था, एक्वस था, और दोनों को आपने रिएक्ट करवाया, आपको क्या मिला, आपको मिला H2SO4 का एक्वस, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन या डाइल्यूटेड, अब प्लस आपको क्या मिला, CuS सॉलिड या प्रिसिपिटेट। ये देखिए ये प्रिसिपिटेट बन के बैठ रहा है नीचे, क्या
बैठ रहा है नीचे, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का। तो वैसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशन देख रहे हो, कॉपर सल्फेट का भी एक्वस, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी एक्वस, दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं, आयंस एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करने के बाद दो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, यानी वो नीचे बैठ जाता है, तो वो कहलाएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। आगे बढ़ जाए। सेकंड है कौन? सेकंड है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल लिख लीजिएगा बुआ, नाम सुन के साथ सब में नाम लिखना है। सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा? देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप शायद सुने भी होंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड सॉल्यूशन एक बेस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है। देखो, एसिड का असर, एसिड का जो इफेक्ट होता है वो बेस के इफेक्ट के जस्ट अपोजिट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर यही पढ़ने वाले, एसिड बेस साल्ट, उसमें हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो जो एसिड होता है और जो बेस होता है, एसिड के बारे में कम से कम आपको कुछ नहीं पता हो तो इतना तो जरूर पता होगा कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टा होता है। बेस आर बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वा होता है, इतना तो पता है ना। और अगर आप पढ़े होंगे पहले थोड़ा डिटेल्स में, तो आपने ये पढ़ा होगा कि एसिड्स वो होते हैं जो पानी में घुलाने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेस वो होते हैं जो पानी में घुलाने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और एक दूसरे के असर को खत्म कर देता है। यानी एसिड बेस के असर को खत्म कर देता है, बेस एसिड के असर को खत्म कर देता है, यानी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज, इसीलिए तो न्यूट्रलाइजेशन है। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है एक साल्ट। क्या मिलता है? साल्ट। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो मिलता है आपको साल्ट और प्लस मिलता है आपको वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है एक साल्ट और वाटर। क्या मिलता है? वाटर। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, मैं डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं। The chemical reaction in which aqueous solutions of an acid and a base react with each other and neutralize their effects, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है by exchanging ions, क्या करके? आयंस एक्सचेंज करके। by exchanging ions is called neutralization reaction। और ये बनाता क्या है? एक साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, यहां पर देखिए ध्यान से, मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का एक्वस सॉल्यूशन, यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस आपने इसमें डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? ये भी मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको। दोनों रिएक्ट करेगा, Na क्या करेगा? अपना OH दे देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना Cl दे देगा Na को और आपको मिल जाएगा NaCl, जो कि एक साल्ट है, और प्लस मिलेगा क्या? वाटर, H2O लिक्विड। देखिए, एसिड ये क्या था? एसिड था। ये क्या था? बेस था। रिएक्ट किया, क्या बना? साल्ट बना, और प्लस क्या बना? वाटर। कौन सा रिएक्शन हो गया? कौन सा रिएक्शन हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करे, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करे और साल्ट और वाटर फॉर्म करे, तो वो कहलाता है क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये भी रिएक्शन किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। क्यों? क्योंकि एसिड अपना आयन बेस को देता है, बेस अपना आयन एसिड को देता है, और दोनों एक दूसरे से आयन एक्सचेंज करके साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो यही कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया। आपको कि सर बार बार आप एक ही एग्जांपल ले रहे हो, दूसरा लेके दिखा दो। कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेके दिखा देता हूं। H2SO4, यू नो क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 जानते हो ना क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को आपने क्या कर दिया? रिएक्ट करा दिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, KOH। ये भी एक सॉल्यूशन। ये क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। जहां भी नया आ रहा है मैं नाम लिख रहा हूं, आप भी नाम लिखते चलिएगा सबको। आप बार बार नाम लिखिए, कोई बात नहीं, नोट में हर एक का नाम लिखिए। H2SO4 पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दोनों रिएक्ट किया और सारे इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेंगे बुआ। मैं बैलेंस नहीं भी कर रहा हूं तो आप सारे को क्या कर लोगे? बैलेंस कर लोगे। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा क्या? K2SO4 पोटासियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या है? ये है पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और प्लस आपको क्या मिलेगा? वाटर, H2O लिक्विड। समझ गए? तो यहां भी देखो, ये क्या है? एक एसिड है, ये क्या है? एक बेस है, और ये क्या होता है? ये एक साल्ट है और ये वाटर।
मिल गया, क्या हो गया ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एक एसिड बेस रिएक्ट करे, आयंस एक्सचेंज करेगा ही। जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेगा ना तो आयंस एक्सचेंज होगा ही। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, तो जब भी एक एसिड बेस रिएक्ट करे और साल्ट और वाटर फॉर्म करे तो वो किसका एग्जांपल होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और वो किसका टाइप है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तीसरा टाइप। सारे एग्जांपल्स लिखते चलिएगा स्क्रीन पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है गैस फॉर्मेशन, यानी कि ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, जिसमें से एक प्रोडक्ट क्या होगा, एक गैस होगा जो इवॉल्व हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। जैसे एक प्रिसिपिटेट बनता था तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, उसी तरह से अगर एक गैस बना तो क्या कहलाएगा, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। आया समझ में। चलिए मैं आपको डिफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं कि दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस। ये तो करेगा ही, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है तो वो तो होगा ही। तो दैट केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस एंड प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट्स। क्या पढ़ाते हैं, दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टू और मोर इन व्हिच वन इज गैस व्हिच गेट इवॉल्व, यानी कि दो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें से एक क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, गैस बन के इवॉल्व हो जाता है। दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए जो इवॉल्व हो जाता है। इवॉल्व करने का मतलब बाहर चला जाता है। सच केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए ले, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वो सॉरी पहले मैं नाम लिख देता हूं। क्या मैं देख रहा था, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, एकदम आसान से। इसको लाइटली लीजिए, जितना लाइटली लीजिएगा उतना इजी वे में समझ में आएगा। समझ गए। तो चलिए गैस फॉर्मेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने लिया HCl का एक्वस सॉल्यूशन। क्या है ये, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपने इसमें डाल दिया सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये इसका नाम मैं लिख देता हूं, सोडियम सल्फाइड। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या डाल दिया, सोडियम सल्फाइड डाल दिया, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा NaCl एक्वस सॉल्यूशन में, और प्लस आपको मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो कि उड़ जाएगा। देखिए ये क्या है, H2S। इससे पहले भी मैं लिख चुका हूं, मैं फिर लिख देता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड। जरा ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, गौर से। वो नहीं कहता न्यूज चैनल में, गौर से देखिए, वैसे ही गौर से देखिए इसको। क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, Na2S, सोडियम सल्फाइड। क्या हुआ, HCl ने अपना क्लोरीन दे दिया किसको, सोडियम को, और सोडियम ने अपना सल्फर दे दिया किसको, हाइड्रोजन को। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन के उड़ गया, तो क्या ये गैस फॉर्मेशन है, अरे गैस बन के उड़ा ना, तो ये क्या है, गैस फॉर्मेशन है। तो हो गया काम, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। आयंस एक्सचेंज हुए यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आयन एक्सचेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसमें से एक गैस बना जो उड़ गया, तो क्या हुआ, गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गैस फॉर्मेशन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगला आप क्या करते हो ना, आप लेते हो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर एक्वस सॉल्यूशन। सारे इक्वेशन को बैलेंस करोगे तुम लोग, ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूं, नोट अगर हम चेक करेंगे जिस दिन, इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं रहा तो तुमको बैलेंस कर देंगे हम, तो याद रखना। तो HCl का एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया और आपने उसमें डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। क्या डाला, NaHCO3 का एक्वस सॉल्यूशन। नाम जानते हो इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे आप कहते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में किसको मिक्स किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन, इसको मिक्स किया, और आपको मिला क्या, आपको मिला NaCl, आयंस एक्सचेंज हुए, NaCl एक्वस, NaCl मिल गया क्योंकि सोडियम को ये, और ये हाइड्रोजन किसको मिलेगा, ये HCO3 यहां से निकलेगा यहां जाएगा, और आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, और प्लस आपको मिलेगा H2O लिक्विड।
अब जरा ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में भी आयंस एक्सचेंज हुए। हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको मिला? हाइड्रोजन को मिला, लेकिन वहां जाने के बाद वो स्प्लिट कर गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी फिर स्प्लिट कर गया और आपको 3 प्रोडक्ट्स मिले, NaCl, CO2 और H2O, जिसमें से CO2 क्या था? गैस था, जो क्या हो गया? इवॉल्व हो गया। तो यानी ये कौन सा रिएक्शन हो गया? गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है? एक गैस बन के उड़ रहा है ना। तो गैस जो ही बने और इवॉल्व, आयन एक्सचेंज हुआ और गैस इवॉल्व हुआ, मतलब है क्या? गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, आयन एक्सचेंज हुआ यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और गैस बन के उड़ा मतलब गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। तो ये भी एग्जांपल लिख लीजिए, नाम सबका आपको पता है, सबका नाम लिख लीजिए और बैलेंस कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूं बैलेंस कर लीजिए। तो इसको भी लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। तो हमने 4 टाइप्स कर लिए, हमें 5 टाइप्स पढ़ने थे, हमने 4 टाइप्स कर लिए। पहला हमने किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंगल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट। फिर उसको एनर्जी देना पड़ता था, एनर्जी के बेसिस पर 3 तरह से एनर्जी दे सकते थे। हीट से दिए तो थर्मल डिकम्पोजिशन, बिजली से दिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और अगर सनलाइट से दिए तो फोटो डिकम्पोजिशन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो वो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ? जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं और 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गए 3 टाइप के, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हो यहां तक। अब हमें बचा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसका एक सेपरेट लेक्चर होगा, बेटर ढंग से बढ़िया से उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।